अंकित बाड़ी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। और ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इजी कराया जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल केवल एक ही मेथड से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आपको मैं तुम्हें परफेक्ट और ट्रेंड करने के लिए हम आपके लिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन कराते हैं और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपका मैथ कंप्लीट कराएंगे, और इसके बाद नई बुकों का सॉल्यूशन भी आपको ज़बरदस्त कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का ज़बरदस्त क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो लिखा है उसको समझो और इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा। और कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाए हुए हैं वर्त से रिलेटेड, यानी कि वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल, ये मैंने आपको पहली वीडियो में इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही समझाए हैं, लिखवाए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। देखो उस वर्त के चतुर्थांश, देखिए ये जो वर्ड है बहुत से बच्चे इस वर्ड पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। चतुर्थांश, चतुर्थांश किसे कहते हैं? देखिए वर्त का चतुर्थांश का मतलब हो गया उस वर्त का चौथाई हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब हो गया उस वर्त का चौथाई हिस्सा का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे कि आप सभी को पता है वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसका, इस वर्त का मतलब गुणा चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब 1/4, ये इसके चौथाई हिस्सा ज्ञात करना, ये वाला ज्ञात करना है। ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता दिया है। ये वाला मान ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो इसका मान निकालने के लिए हमें आर की आवश्यकता होगी, यानी कि त्रिज्या की आवश्यकता होगी, और त्रिज्या हमारी यहाँ से मालूम होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है वर्त की परिधि होती है 2 पाई बराबर 22। देखिए ये इक्वल टू इक्वल ही कहलाता है हमारी लैंग्वेज में, ये इक्वल टू इक्वल ही कहलाता है ये वाला। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल लगता है, तो यहाँ भी आपको यही दिख रहा है। चलिए इसको हल करेंगे और आर की वैल्यू ज्ञात कर कर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखो 2 से मैंने इसको काटा 11 बार, आर बराबर हो गया 11/पाई। ये तो आर की वैल्यू मैंने निकाल ली है 11/पाई। तो मैंने आर की वैल्यू 11/पाई निकाल ली है। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूँगा। चलिए कर लेते हैं। 1/4 गुणा में पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी आर का मतलब हो गया 11, स्क्वायर का मतलब हो गया 11 का स्क्वायर हो गया 121, और बटे पाई का मतलब हो गया पाई गुणा पाई, 2 बार पाई स्क्वायर यानी कि। अब एक पाई से मैंने एक पाई काटा और एक पाई की वैल्यू मैं भरूंगा यहाँ पर ऐसे, एक पाई की वैल्यू भरूंगा 22/7 ऊपर जाएगा ऐसे। अब हम इसको हल करेंगे। देखो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, और 11 से 121 11 बार कटता है। अब देखो आगे बढ़ेंगे। 11 से 77 एकम 77/8, 4 दूनी 8। अब इसको हल करेंगे। 8 9 72, 9 बार मारनी चलेगी, 8 9 72। अब देखिए किस में आता है 9, ज़्यादा है, इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 9 आ गया है, जबकि 9 किसी भी में नहीं है। तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न किए ही। तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा ये ऐसे, क्योंकि पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो स्क्वायर आता है इसमें। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो देखो फ्रेंड बहुत अच्छी तरीके से हम आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे कि आपका ज़बरदस्त मैथ हो जाए। वैसे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम आपको सारे सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपके सामने। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या बतानी है।
जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल आ गया, योग बराबर योग। यही कॉन्सेप्ट लगता है आपके हर पेपर में, हर एग्जाम में, हर चैप्टर में, हर बुक में। कोई भी बुक ऐसी नहीं बचती जिसमें ये कॉन्सेप्ट ना लगता हो, और कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज का ऐसा नहीं बचता जिसमें ये क्वेश्चन ना लगता हो। और एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं, दुनिया का जो मैथ सॉल्यूशन है वो केवल दो तरीके से सोल्व होता है, केवल दो ही दुनिया में। ये रहा मेरा लिखा हुआ सॉल्यूशन। मैथ सॉल्यूशन होता है संख्या के बराबर रेशो या परसेंट आएगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये, या तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में चलेगा, या क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में चलेगा, संख्या गुणा रेशो या परसेंटेज गुणनफल पर ही, संख्या के गुणनफल पर। ये संख्या के बराबर होता है, ये संख्या के गुणनफल पर होता है। बस यही दुनिया के दो कॉन्सेप्ट है जिनके अकॉर्डिंग आप मैथ का सॉल्यूशन निकालते हो, और यही रहेगा लाइफ टाइम, अनंत काल तक यही रहेगा हमेशा। तो चलिए आज आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाते हैं हम। देखो, एक बड़ा वर्त बनाना, हमें उसकी त्रिज्या निकालनी, जिसका क्षेत्रफल इन दो क्षेत्रफल जिसकी दो वर्त जिनकी त्रिज्या 15 और 8 दी गई है, इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल हमें त्रिज्या हमें निकालनी। तो देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा छोटा वर्त है दो वर्त है ये हमारे, ये रहे। पहले की त्रिज्या यहाँ पर दी है उसने 15 और दूसरे की त्रिज्या दी है 8। तो इसको छोटा बनाएंगे जब त्रिज्या 8 दी है, ऐसे 8, ये हो गई त्रिज्या। आठ, ये बड़े वर्त की त्रिज्या, ये छोटे वर्त की त्रिज्या है। तो दोनों के क्षेत्रफलों का योग एक बड़े वर्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ऐसे। तो इस बड़े वर्त की त्रिज्या हमें निकालनी है बहुत अच्छी तरीके से। देखो, इस बड़े वर्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, ये वाली। तो ये वाली बड़े वर्त की त्रिज्या निकालनी है, और ये वर्त बना है दो वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ये। अब देखिए, दोनों वर्तों के क्षेत्रफल का योग करते वक्त दोनों वर्तों में पाई कॉमन आता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ये लगेगा ऐसे, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी कॉन्सेप्ट पाई आर स्क्वायर लगता है ऐसे। इनके क्षेत्रफलों का योग करेंगे तो पाई कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं पाई कॉमन, और आर स्क्वायर, आर का मान है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, प्लस पाई कॉमन आ गया है, आर का स्क्वायर आर है 8, 8 का वर्ग 64, और बराबर इसको भी लिखेंगे, इसका त्रिज्या निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, ये जिसमें पाई कॉमन से कॉमन कट जाएगा। अब यहाँ पर 225 और 64 जोड़ेंगे 289 हो जाता है, बराबर आर स्क्वायर के। अब आप देख लीजिए 289 किसका स्क्वायर है, ये है 17 का स्क्वायर। तो 17 के स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर हो गया 17, आर बराबर 17 सेंटीमीटर। तो इस बड़े वर्त की त्रिज्या हो गई 17 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तसल्ली से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से आप परफेक्ट और ट्रेंड हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी इसका बेस्ट कराया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त के आकार में मुड़ा हुआ तार। देखो यहाँ तक मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ चुका हूँ, अब इसको बनाता हूँ। देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ताकार तार मुड़ा हुआ है, वर्ताकार रूप में तार मुड़ा हुआ है ऐसे। कोई तार वर्ताकार रूप में मुड़ा हुआ है और इसकी त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर है।
अब इस तार को जो वर्ताकार रूप में मुड़ा हुआ उसको खोलकर एक वर्गाकार आकृति के रूप में उसे मोड़ा जाता है। देखो को एक तार वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है इसको। तो इसका मतलब दोनों की परिधि बराबर है। इस वाले तार की ऐसे परिधि, तो ये ही इधर वर्ग के रूप में मुड़कर तैयार हो जाता है ऐसे। और वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो इसका मतलब हुआ ये तार जो है वर्ताकार रूप में मुड़ा हुआ है, इसको हटाकर यहाँ से इसको एक वर्गाकार रूप में मोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ वर्त की परिधि बराबर हो गई वर्ग की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों की परिधि बराबर है आपस में। जब दोनों की परिधि बराबर है, वर्ग की भुजा ये है ये, तो वर्ग की परिधि और वर्त की परिधि दोनों आपस में बराबर है। तो यहां पर लिख लेंगे वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मान भरेंगे 28 और बराबर वर्ग की परिधि होती है 4 गुणा भुजा ये वाली। अब इसको छोटा करेंगे, देखिए 4 सते 28, 7 दूनी 14 पाई। तो मुझे यहां से मालूम हो गया है कि वर्ग की भुजा 14 पाई है, वर्ग की भुजा 14 पाई है। अब उनके क्षेत्रफलों का अंतर बताए। अब देखो दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर बताना है मुझे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए, अंतर मालूम हो जाएगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का अंतर बताना, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर, क्षेत्रफलों में अंतर, ये वाला हमें पॉइंट बताना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 28 का वर्ग लिखेंगे 784, 28 का वर्ग होता है 784 यानी पाई आर स्क्वायर। और इसमें से घटाएंगे हम किसको, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारी है 14, 14 का स्क्वायर होता है 196 पाई का स्क्वायर। देखिए 14 पाई का स्क्वायर करेंगे, 114 का वर्ग 196 पाई का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से हम इसको बिल्कुल आसान करेंगे और हमें अंतर मालूम हो जाएगा। देखो पाई कॉमन आ गया और पाई का मान 22/7 भी दिया गया है, पाई का मान 22/7 भरेंगे यहाँ पर। अब 784 लिखेंगे इसको, ऐसे सिंपल तरीके से कर लेंगे। माइनस पाई से पाई कटेगा, एक पाई रह जाएगा, पाई का मान फिर 22/7 भरेंगे गुणा 196। अब हम इसको छोटा कर सकते हैं, ये कटेगा 7 दूनी 14, 5 7 8 56 कट गया। अब इसको हल करेंगे, देखिए पाई का मान 22/7, 784 में से इसको घटाएंगे, 28 दूनी 56 का 6 का हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61, यानी कि 616 और इसको घटाएंगे 784 में से। अब बस इसको हल कर लेंगे और देखते हैं क्या आंसर बनता है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 14 में से 6 यानी कि दाईं लेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 7 में से 1 घटाएंगे 6 और 7 में से 6 घटाएंगे 1 और गुणा में 22/7, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 24 बार। अब गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 का 8 का हासिल 4, 24 दूनी 48 और 4 52। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर हो गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो कैलकुलेशन भी मैंने आपको बहुत ही आसान आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं की है।
आराम से समझाया है ताकि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ जाए। या आप यहाँ पर डायरेक्ट ही इनके मान भर कर इसको कट करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। दो समकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 28 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। देखिए दो समकेंद्रीय वृत्तों का अर्थ होता है दो ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। देखो यहां पर बना रहे हैं हम, ऐसे, तो ये हो गए हमारे दो समकेंद्रीय वर्त। ये हो गए, इनके दोनों के केंद्र समान है। पहले वाले की परिधि छोटे वाले की 28 है, परिधि मतलब चारों ओर की परिमाप ये वाली, और दूसरे बड़े वर्त की परिधि हो जाएगी 132। और इनके द्वारा आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल बताना। ये आंतरिक रिंग है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ये आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल बताना। तो यहां से मुझे आर निकालना है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। देखिए परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। देखिए इक्वल टू इक्वल से ही होगा, 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर 1 बड़ा वाला। तो 22 दूनी 44, 44 तिये होता है 132 और 7 तिये 21। तो R1 हो गया 21 की त्रिज्या। देखिए 21 आ गई, R1 की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार इसको लेते हैं 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 गुणा आर 2। 22 दूनी 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, तो R2 हो गया 14। ये हो गया। देखो दोनों वृत्तों की त्रिज्या निकाल ली मैंने। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 14 और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या टोटल यहाँ से यहाँ तक बैठी है 21। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से करूँगा। तो मुझे इस आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए रिंग का क्षेत्रफल चाहिएगा मुझे। रिंग का क्षेत्रफल होता है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, रिंग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन आएगा, पाई आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 होता है, माइनस इसके वाला घटा दीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर 14 का वर्ग होता है 196, ये वाला पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको हल करूंगा। देखिए पाई का मान भी लिखूंगा 22/7 गुणा 11 में से 6 घटाएंगे 5, 3 में से 13 में से 9 घटाएंगे 4, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 7 तिये 21, 3 7 पंजे 35 कट गया। अब इसको हल करेंगे 35 दूनी 70, 7 हासिल 35 दूनी 70, 7 77, ये हो गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया आसानी से, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही बेस्ट और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। किसी वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर 30 सेंटीमीटर का है, वृत्त की त्रिज्या बताएं। देखिए इक्वल टू इक्वल, अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखो संख्या में 30 का अंतर है, लिख लिया मैंने। ये वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर लिखेंगे। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना 2r। अब देखो इनमें अंतर बराबर अंतर हो गया, 2r मैंने कॉमन लिया, पाई बचा, पाई का मान 22/7 रखा, -1 बचा क्योंकि 2r से 2r बाहर आ जाएगा, ये 1 रह जाएगा, बराबर 30। देखिए यहां पर इक्वल टू इक्वल का ही प्रयोग किया गया है। देखिए 7 की गुणा 1 में करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ 22 में से 7 घटाएंगे 15/7, 2r
गुणा 15/7 बराबर हो गया 30। देखिए 15 दूनी 30 से 30 कट गया, आर का मान आ गया 7, बटे का मान अपना होता है, तो आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से आपको हर सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, वरना आएगा नहीं, क्योंकि दिक्कत हो सकती है आपको। तो एक एक पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे और उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो देखो, दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग, अब देखो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, ये बाहर वाला वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है, ये वाला। इस वर्ग की बात की गई है, ये वाले वर्ग की, इसकी बात की गई है। इसके क्षेत्रफल का और सबसे छोटे वर्ग, सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे छोटा वर्ग ये है इसका। इसमें 3 वर्ग है, देखो सबसे छोटा, बीच का और सबसे बड़ा, ये वर्ग है 3। तो इसने पूछा सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। चलिए देखते हैं। देखो सबसे छोटे वर्ग की भुजा ए मानेंगे, ए, ये हो गई। अब यह सबसे छोटे वर्ग की भुजा ए है, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, यहां पर लिख लेंगे भुजा का वर्ग क्षेत्रफल। अब यहाँ बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बनाएंगे और उनको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये पूछा है, तो मैंने छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो ले लिया, भुजा का वर्ग। अब बात सारी डिपेंड करती है बड़े वर्ग पर। बड़ा वर्ग कैसे लाना, ये है मेहनत का काम। अब आप देखिए, मुझे ये मालूम है छोटे वर्ग का जो विकर्ण है ये इस वाले वृत्त का व्यास होगा, ऐसे ये जो व्यास हो जाएगा। जो छोटे वर्ग का विकर्ण है ये इस वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा, और जब ये इस वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा तो बीच वाले वर्ग की ये भुजा बन जाएगा, ये व्यास। चलिए देखते हैं, ये इस वर्ग का, छोटे वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, ये। अब जो ये विकर्ण है ये इस वाले वृत्त का व्यास होगा, और जब इस वृत्त का व्यास है तो इस वाले वर्ग की ये भुजा बन जाएगा √2a, ये वाली। अब देखो ये वाली इस वाले वर्ग की भुजा ये आ गई, बीच वाले वर्ग की भुजा √2a। अगर मैं बीच वाले वर्ग का इसी की तरह, जैसे इसका विकर्ण निकाल रहा है इसकी मदद से, अगर मैं इसका, जैसे यह वाली भुजा, जैसे छोटे वर्ग की भुजा से विकर्ण आया, ऐसे ही बीच वाले वर्ग की भुजा से अगर मैं विकर्ण निकाल दूँ इसका ऐसे, तो इस वाले वर्ग का क्या आ जाएगा, ये व्यास आ जाएगा। और जो इस वाले वर्ग का व्यास है वही बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो अब मुझे इस वाले वर्ग का विकर्ण निकालना, इस वाले वर्ग का, ये जो बीच का वर्ग है जिसकी भुजा √2 है, इसका विकर्ण निकालना। तो इसका विकर्ण ऐसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ऐसे यहां लगा गया, ये हो गया √2 गुणा भुजा। यहां पर लिख दूंगा मैं इसको, इधर √2 और गुणा भुजा ये हो जाएगी √2 भुजा, ये हो गया। तो कितना हो गया ये √2 2a। अब ये जो विकर्ण है ये इस वाले वृत्त का व्यास होगा, और जब इस वाले वृत्त का व्यास है तो ये बड़े वाले वर्ग की भुजा हो जाएगी, यही 2a। चलिए अब बस फिनिश हो गया, यही तो है मेन पॉइंट। अब बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, यानी कि 2a का वर्ग करेंगे यहाँ पर, भुजा का वर्ग। अब इसका अनुपात निकालेंगे, 2 का वर्ग 4, a² रूट में a², स्क्वायर से स्क्वायर 1 बार कटा और रह गया हमारा 4/1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 4/1।
तो फ्रेंड देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखना और समझना, आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही बेस्ट और आसान क्वेश्चन के साथ देखिए आप जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा। देखो 148 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो इसमें एक आयत बनाना है हमें, ये वाला। इस आयत की लंबाई 148 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए ध्यान से, अब इसमें बड़े से बड़े वृत्त बनाना है। तो बड़े से बड़ा वृत्त कैसे बनाएंगे? बड़े से बड़े वृत्त बनाते हैं उसकी चौड़ाई के अनुसार। जैसे ही आयत की जितनी चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग बड़े से बड़ा वृत्त बनेगा, क्योंकि जो आयत की चौड़ाई है वह वृत्त का व्यास बन जाता है। देखो ऐसे बड़े से बड़ा हम वृत्त बनाएंगे ऐसे। तो ये बड़े से बड़ा वृत्त बन गया हमारा। ध्यान से देखो बहुत ही अच्छे तरीके से। इसकी लंबाई को नहीं देखा जाएगा, लंबाई 14 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो है ही है हमारे पास। जो हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर वृत्त का व्यास बनेगा। और जब वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा तो वृत्त की त्रिज्या 7 हो जाएगी। देखो ये आयत की चौड़ाई ही वृत्त का व्यास है ऐसे। तो R बराबर कहेंगे हम 7 सेंटीमीटर। तो जब हमें वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को मालूम है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, या जिसकी त्रिज्या 7 होती है उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होता है, ऐसे भी आप कह सकते हो, या एंट्री भर लीजिए। देखिए पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 7 गुणा 7, ऐसे 7 से 7 कटा, 22 सत्ते 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब आंसर आपके सामने। अब देखो एक नया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। वैसे बहुत ईजी है क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा मैं, तो आसान हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। देखो 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो बाहर से स्पर्श करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम एक अच्छा सा 3 वृत्त बनाने की कोशिश करेंगे जो एक दूसरे को बाहर की ओर से स्पर्श करते हैं। थोड़ा सा और अच्छा बनाएं। 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर की ओर से स्पर्श करते हैं और अच्छा कोशिश करें बनाने की। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। थोड़ा सा ऐसे। तो देखिए 3 वृत्त हम एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको। थोड़ा सा जितना अच्छा लगेगा उतना ही बेस्ट है। ऐसे। अब ये यहाँ पर इनके केंद्र है। देखो ध्यान से देखो, ये तीनों के केंद्र है। और जब 10 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है तो इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और इधर इस वाले की भी 5 हो जाएगी, इसकी भी 5। ऐसे ऐसे इनको हम मिला देंगे ऐसे। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा 5 इसकी हो गई सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी।
तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ लो 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ लो 10 और यहाँ से यहाँ लो 10 सेंटीमीटर। तो इसका प्रत्येक अंदर का जो कोण है वो 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। ये रहा 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, यहां तक मैंने आपको बताया है। तथा उन्हें एक रबर द्वारा बांधा गया। अब देखो, तीनों को एक रबर द्वारा बांधा जाएगा। अब ऐसे बांधा जाएगा, देखो ऐसे, और यहां से ऐसे आता हुआ ये ऐसे बांधेगा, और इधर से हम इसको ऐसे। तो इस प्रकार इनको एक रबर से बांधा गया, और रबर से बांधा गया तो ये रबर ऐसे घूमती हुई आएगी यहाँ से ऐसे। देखो यहाँ पर इस वृत्त को स्पर्श करती हुई आएगी ऐसे, और यहाँ से हटकर ऐसे चल देगी ये। फिर इसको स्पर्श करते हुए आएगी रबर ऐसे स्पर्श होते हुए, फिर यहाँ से ऐसे अलग होकर निकलती जाएगी, फिर ऐसे स्पर्श होकर इसी के ऊपर को ऐसे चढ़कर जाएगी, फिर यहाँ से अलग होते हुए जाएगी। तो इस प्रकार हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो रबर इसके इन तीनों को बांध रही है। तो यहाँ से हमें रबर की लंबाई ज्ञात करनी है। टोटल लंबाई ऐसे घूमते हुए रबर की लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा 10 सेंटीमीटर की जो ये भुजा बन गई। अब हम इसको यहाँ से इसको त्रिज्या से इसको मिलाते हैं ऐसे, क्योंकि हमें मालूम है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, ये वाला। और यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का कोण होता है, इसको भी ऐसे करेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो, इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इनको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसको ऐसे मिला दीजिए, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, और इसको भी मिला दीजिए, 90 डिग्री का कोण बनेगा ये वाला। अब देखो, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, जो कि रबर इस पर स्पर्श होते हुए जा रही है यहाँ तक। और ये भी बचा हुआ हिस्सा है जो कि रबर इस पर स्पर्श होते हुए जा रही है, और ये भी स्पर्श होते हुए रबर जा रही है ये। और तीनों वृत्त खंडों को बराबर स्पर्श कर रही है। कितने डिग्री के कोण पर? देखिए, ये एक वृत्त खंड हो गया, यहाँ लो स्पर्श हो गया इतना रबर द्वारा। ये वृत्त की जो परिधि है ये स्पर्श हो रही रबर द्वारा, और बराबर वृत्त खंडों को स्पर्श कर रही है। तो इस वृत्त खंड का कोण और इस वृत्त खंड का कोण भी बराबर होगा। और कितने डिग्री होगा ये मालूम करना है। देखो, हमें पता है पूरे केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है, जिसमें 90 डिग्री तो ये हो गया, 90 ये हो गया, 180, 60 डिग्री ये हो गया, 240 हो गया ये, और बचा हुआ 120, क्योंकि 360 डिग्री होता है तो 120 डिग्री ये रह गया। इधर भी ये 120 डिग्री ही बचेगा, इधर भी 120 डिग्री बचेगा। अब देखो, अब अगर तीनों वृत्त खंडों को इनको जोड़ लिया जाए तो पूरा एक वृत्त बन जाता है, क्योंकि एक वृत्त का जो कोण होता है केंद्र में बना कोण 360 डिग्री होता है। तो 12 तिये 36, 360 डिग्री वृत्त कोण बन जाएगा, यानी कि एक पूरा सर्किल बन जाएगा। इन तीनों वृत्त खंडों को मिलाने से एक पूरा वृत्त बन जाता है, पूरा वर्त बन जाता है। और इस वर्त की जो परिधि होती है, क्योंकि परिधि इसलिए निकाल ले क्योंकि इस पर रबर इस पर सोते हुए जा रही है, तो रबर की लंबाई निकलेगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो देखो, मैंने इनकी लंबाई तो निकाल ली यहाँ से यहाँ तक, इसकी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकाल ली 2πr। अब बची हुई लंबाई मेरी ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है।
अब ये वाली लंबाई कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 ये और 5 ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 ही ये हो जाएगी, 10 ही ये हो जाएगी और 10 ही ये हो जाएगी। तो तीनों लंबाई 10, 10, 20 और 30, तो 30 ये हो जाएगी रबर की लंबाई में शामिल हो जाएगी। तो पूरी रबर की लंबाई हमें मालूम हो जाएगी। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए रबर की लंबाई 30 प्लस 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ से मुझे मालूम हो गई है, त्रिज्या आर बराबर 5 है। तो देखिए 30 प्लस 5 दूनी 10 पाई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से मैंने आपको आराम से धीरे से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आपको समझाया है, इसलिए मुझे थोड़ा देर लगी है, वरना मैं इसको फास्ट तरीके से भी कर सकता था, बट फिर आपकी समझ में ये नहीं आता, क्योंकि तेजी से करने से क्या फ़ायदा जब आपकी समझ में ही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाओ, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप फास्टली मेथड से बहुत तेज़ी से भी कर सकते हो, जैसे हम कर देते हैं। तो इसलिए समझना जरूरी है सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा 30 प्लस 10 पाई, ये रहा 30 प्लस 10 पाई, ये रबर की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होगा दोनों क्वेश्चनों का। तो देखो ए बी सी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक का जो लैंग्वेज है उसके द्वारा एक डायग्राम बनाते हैं कि 3 त्रिज्या वाले वृत्त है, ए बी सी त्रिज्या है जिनकी, और वे एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। चलिए देखिए ऐसे एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। तीनों की त्रिज्या अलग अलग है, देख लीजिए ए बी सी। अब इनको तीनों को हम मिलाते हैं ऐसे। पहले वृत्त की त्रिज्या यहां पर इसकी ए लेंगे और इसकी इधर से लेंगे हम बी और ये आ जाएगी सी, ये ऐसे सी, यहां से यहां लो सी, यहां से यहां तक बी, देखो ए बी सी ऐसे चला दिया हमने, ये बी ये ए। देखो पहले वृत्त की त्रिज्या ये है, यहाँ से यहाँ लो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बी है ये वाली और सी ये। तो मैंने तीनों को स्पर्श करके मिला दिया, ऐसे तीनों को मिला दिया, ये एक त्रिभुज बन गया। बट त्रिभुज कैसा हुआ, ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि इसकी भुजा ए सी है, ये बी सी है, ये ए बी है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाती है तो वह विषमबाहु त्रिभुज होता है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये वाला, इसका क्षेत्रफल होता है, देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एस माइनस पहली भुजा ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस गुणा में एस माइनस सी, और जहां पर S जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग। कौन कौन सी भुजाओं का योग होता है, मान लिया मैंने भुजा ए बी सी मानी है, तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने करेंगे, इसको हल करेंगे। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। चलिए बताते हैं। देखो देखिए हमें मालूम है त्रिभुज की ये वाली भुजा ए प्लस सी है, ये वाली भुजा बी प्लस सी है, ये वाली होगी ए और बी। अब यहां से मैं एस का मान निकालता हूं। देखो एस, ए सी और बी सी और ए बी। देखो जब मैं इनको जोड़ रहा हूं तो मुझे 2 बार बी मिला है, 2 बार सी, 2 बार ए, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे, और बटे में 2, अर्ध परिमाप बटे में 2, 2 से 2 काटा, तो एस का मान आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ये रहा, ये हमारा एस का मान हो गया। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए ध्यान से देखो, बहुत अच्छा है, बहुत स्टैंडर्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया था एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये वाला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अब मैं यहां पर ही वैल्यू भरता हूं। देखो
देखो s की जगह तो मैंने ये भरा a प्लस बी प्लस सी, ये भर दिया। ये गुणा में s में से a भुजा घटाएंगे, s माइनस a, ये पूरी a भुजा है, यहां से यहां लो तो s में से यानी कि s का मान है ये a प्लस बी प्लस सी में से ये घटा देंगे। देखो a से a कट जाएगा और c से c कट जाएगा, घटाने पर b बचेगा। चलिए फिर s में से ये वाली भुजा घटाएंगे, ये वाली, यानी कि a प्लस बी प्लस सी में से ये घटा देंगे तो बी सी से बी सी कट जाएगा, a बच जाएगा, और इधर ए बी से ए बी कट जाएगा, c बच जाएगा। बस देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक तरीका। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। इनकी गुणा करेंगे, गुणनफल है ये ए बी सी, और कोष्टक में ये ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए ऑप्शन ए इज राइट, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। देखो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, मैंने बताया था एक बार मैं घटाकर दिखाता हूँ। देखो इसमें से ये वाली भुजा घटाकर दिखाता हूँ, फिर इसी तरह इसको घटा लेना। देखो कैसे घटाया जाता है। ए प्लस बी प्लस सी में से घटाएंगे ए और सी, ए और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ सी घटेगा। देखो क्या बचेगा, माइनस ए से प्लस ए घटा और माइनस सी से प्लस सी घटा, बी बचा। देखो बी बच गया, ये रहा। ऐसे ही ए बचेगा, सी बचेगा, ऐसे ही। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, यही तो मैंने किया है आपके सामने डायरेक्ट, बस। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है। अब देखो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई हमें बतानी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाए तो उसमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए क्या वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का ये रूल होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है या नहीं है चेक कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ही बनाकर देखते हैं और उसके बाद चेक करेंगे ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो देखिए ए बी सी, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, 78, तो इधर कर्ण के रूप में लिखी जाती है। उसके बाद इससे छोटी भुजा आधार के रूप में 72 को लिखा जाता है, और इसके बाद बची हुई भुजा ये लंब रूप में लिखी जाती है। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो इसको छोटा काटने के बाद रेशो से पता लग जाता है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो देखो 6 से अगर मैं इसको काटूँ, 6 पंजे 30, 6 से इसको काटूंगा 6 कम 6 दूनी 12, 6 से इसको काटूंगा 6 कम 6 3 18। तो मुझे मालूम हो गया ये तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का देख लीजिए 13 12 5 से 13 का वर्ग 169, 12 का 144, 5 का हो गया 25। देखो प्रूफ करके दिखाते हैं। 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग, 13 का 169 बराबर 12 का 144 प्लस 5 का 25। तो ये भी 169 हो गया बराबर 169। तो देखिए सिद्ध हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो हमें मालूम हो गया 72 मीटर भुजा पर, ये 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, ये डाले गए ये शीर्ष, ये 72 भुजा है ना, 72 मीटर भुजा वाले उस पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो गई, 30 मीटर। ये शीर्ष लंब हो गया, तो इसकी लंबाई जो हो गई 30 मीटर हो गई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया है और बहुत ही धाकड़ तरीके से आपके सामने अन्य क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और आपका मैथ बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।